दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है वेग। दोस्तों वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला, यानी कि जो चीज़ स्पष्ट नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, अधूरी होती है, बिना किसी स्पष्ट एक्सप्लेनेशन के होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेग कहेंगे। यानी कि जो चीज़ें साफ समझ नहीं आती हमें तो उसे हम वेग कहते हैं। यानी कि वेग का मतलब होता है ऐसी बात, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई आइडिया, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन जो कि पूरी तरीके से क्लियर ना हो, जिसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो मिसिंग हो, इंपॉर्टेंट डिटेल्स की मतलब की कमी हो, और जिसे सुनने या फिर पढ़ने के बाद भी एग्जैक्ट मीनिंग समझना मुश्किल हो जाए हमारे लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेग कहेंगे। ठीक है, जब कोई इंसान कुछ बताता तो है लेकिन कब, कहाँ, कैसे, कितना, किस बारे में, ये सब जो है वो एग्जैक्टली नहीं बताता, खुलकर नहीं बताता, तो इन्हीं ज़रूरी बातों को क्लियर नहीं करता है, तो तब हम जो क्या कहते हैं, हम जो है वो मतलब कि वेग का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वेग जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें आधी तस्वीर दिखाती है, पूरी नहीं दिखाती। हमें बस इतना पता चल जाता है कि कोई तो बात हो रही है, किसी भी तो टॉपिक पे तो मतलब कि बात की जा रही है, लेकिन उसकी कंप्लीट पिक्चर हमें नहीं मिलती है। इसी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होता है और सामने वाले और सवाल पूछने पर, सामने वाला जो है वो और ज़्यादा आपको सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि आप जो है वो पहले से डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। सिंपल वर्ड्स में वेग का क्या मतलब होता है, जो चीज़ क्लियर नहीं होती है, जो चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती है, जो चीज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिसिंग होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेग कहेंगे। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है कि किसी ने तुम्हें कहा कि मैं जल्दी आऊँगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, किसी ने आपसे कहा कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, लेकिन अब जल्दी कब, 10 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, कल आओगे, परसों आओगे, 10 दिन बाद आओगे, ये क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, जल्दी तो कितना भी जल्दी हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो 1 दिन बाद भी आएगा, तो वो उसके लिए जल्दी हो सकता है। तो ये वेग है, ये चीज़ कैसी है, तो वेग है, इसमें आपको जो है वो क्लियरली बताया नहीं गया है कि वो सामने वाला इंसान कब आएगा, आपसे कब मिलेगा। यानी कि उसने क्या कहा है कि मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन क्लियर नहीं किया। इसी तरीके से अगर किसी ने कहा कि वहाँ पर चले जाओ, लेकिन वहाँ पर कहाँ, लेफ्ट में जाना है, साइड में जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, आए बाएं कहाँ जाना है, तो उसने जो है वो क्लियर नहीं बताया है कि कहाँ पे जाना है। सिर्फ उसने कहा है कि वहाँ चले जाओ, लेकिन ये क्लियर नहीं किया है कि कहाँ पे चले जाओ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी तो गई है लेकिन इतनी इनकम्प्लीट है कि तुम्हें और ज़्यादा पूछना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ पे जाऊँ, कितने जल्दी आओगे, कब आओगे, इस तरीके से आपको और ज़्यादा डिटेल्स जो है वो पूछनी पड़ेगी। तो जब आपको सामने से पूछना पड़े ना किसी को कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो तब आप समझ जाओ कि सामने वाले की इन्फॉर्मेशन कैसी है, तो वेग है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई टीचर बोले कि अच्छे से पढ़ाई करो, दोस्तों ये एडवाइस गलत नहीं है, बहुत ही अच्छी एडवाइस है कि अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम के लिए मतलब कि बताया ही नहीं है कि किस एग्जाम के लिए पढ़ना है, किस चैप्टर पर फोकस करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या रूटीन फॉलो करना है, ये सब अगर बताया ही नहीं है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी वो कैसे रहेगी, तो वो वेग होगी। ठीक है, वेग का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन मतलब कि कम इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी कभी कोई इंसान जो है वो बहुत देर तक बोलता रहता है, फिर भी उसकी बातें जो है वो वेग हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेग का मतलब हमेशा ये होता है कि कोई इंसान कम बोलता है तो उसे हम वेग कहेंगे। कोई इंसान जो है वो कभी कभी बहुत देर तक भी बोलता है, लंबा चौड़ा बोलते रहता है, फिर भी उसकी इन्फॉर्मेशन वेग होती है, क्योंकि उसमें जो है वो मेन पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो उसने बताई नहीं होती, वो सारी चीज़ें तो उसने मेंशन ही नहीं की होती जो सारी इंपॉर्टेंट होती है, तो उससे हम जो है वो मतलब कि वेग कहेंगे। यानी कि लेंथ डजेंट मैटर, क्लैरिटी मैटर्स, इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ कि वेग का जो मतलब है वो सिर्फ जनरल नहीं होता, क्योंकि जनरल जो है वो मतलब कि ब्रॉड या फिर ओवरऑल इन्फॉर्मेशन को बता देता है। ठीक है, लेकिन वेग का क्या मतलब होता है, वेग का मतलब होता है इतनी अनक्लियर होना कोई चीज़, कि इन्फॉर्मेशन इतनी अनक्लियर देना कि एग्जैक्ट मीनिंग समझ पाना मुश्किल हो जाए और आप जो है वो सामने वाले को और ज़्यादा डिटेल्स दो, ऐसा कहने पर मजबूर हो जाओ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि डॉक्टर ने कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, तो ये
एक जनरल एडवाइस है। आपको अगर किसी ने कह दिया कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, तो आपको पता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या आएगा। अच्छा खाना खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, हाइजीन मतलब कि मेंटेन करोगे, सुबह सुबह वॉक पे जाओगे यानी कि फ्रेश एयर लोगे, योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे। अच्छी लाइफस्टाइल ये होती है, क्लीन खाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अच्छी लाइफस्टाइल है। आपको पता है ये सारी चीज़ें कि अच्छी लाइफस्टाइल मतलब कि क्या होता है। लेकिन अगर डॉक्टर सिर्फ इतना बोले कि थोड़ा ध्यान रखो, अब आपको ये तो नहीं पता कि किसका ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, डाइट का रखो, हेल्थ का रखो, किसका रखो, नहीं पता ना आपको, तो उससे ही हम कहेंगे वेग। ठीक है, जनरल बातें अलग होती है, जबकि वेग बातें थोड़ी अलग होती है, जिसमें आपको पूछना पड़ जाए सामने वाले को कि भाई और क्या, इसमें डिटेल्स कहाँ पर है, मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जब आप ये सब पूछने पर मजबूर हो जाओ तो उसे हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ओके, और ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे सिनोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, अनक्लियर, एम्बिगुअस या फिर इनडेफिनाइट। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, अनक्लियर। अनक्लियर का क्या मतलब होता है, जो साफ साफ या फिर आसानी से समझ ना आए। अनक्लियर जो है वो किसी भी मतलब कि ऐसी चीज़ को दिखा सकता है जिसमें बातें क्लियर नहीं होती है, बहुत ही मतलब कि धुंधली सी होती है, उसे हम अनक्लियर कह सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, जिसके एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं, यानी कि जो कंफ्यूज कर सकता है आपको, जिस मतलब कि एक ही बात के अलग अलग मीनिंग्स जिसके हो सकते हैं, वो एम्बिगुअस हो जाती है। यानी कि उसमें जो है वो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये करना है या फिर वो करना है, कौन से मीनिंग के हिसाब से इसे किया जाए। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एम्बिगुअस कहेंगे, जिसमें जो है वो कन्फ्यूजन या फिर मल्टीपल मीनिंग्स की वजह से मतलब कि क्या होता है, तो एक तरीके से कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो उसे हम एम्बिगुअस कहते हैं। अगला हमारा यानी कि लास्ट हमारा सिनोनिम आता है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट का क्या मतलब होता है, जो फिक्स, एग्जैक्ट या फिर मतलब कि क्लियरली डिफाइन ना किया गया हो। इनडेफिनाइट सर्टेनिटी की कमी को दिखाता है, जबकि वेग जो है वो एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्लेनेशन की क्लैरिटी की कमी को दिखाता है। ये डिफरेंस आपको जो है वो मतलब कि समझना है। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर बढ़े तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, क्लियर, स्पेसिफिक या फिर प्रिसाइज। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, क्लियर। क्लियर का मतलब होता है जो आसानी से हमें समझ आ जाता है, यानी कि जो अंडरस्टैंडेबल होती है कोई चीज़, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लियर कहेंगे कि भाई साफ साफ है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, जैसा बोला गया है वैसा करना है, तो वो क्या होती है, बातें क्लियर होती है। दूसरा हमारा वर्ड आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होता है, एग्जैक्ट और डिटेल में बताया जाता है स्पेसिफिक में, कि यही चीज़ करनी है, इतनी ही करनी है और ऐसे ही करनी है, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कहेंगे। स्पेसिफिक में बेसिकली कंप्लीट और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अच्छे से डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसमें आपको जो है वो ऐसे सामने वाले को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि और इसमें क्या डिटेल्स है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड हो जाती है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट। प्रिसाइज में कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, जबकि वेग में इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है और मतलब कि थोड़ी धुंधली सी होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। तो ये सारा डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हिज आंसर वॉज टू वेग टू अंडरस्टैंड। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने जो जवाब दिया वो इतना ज़्यादा अनक्लियर या फिर इनकम्प्लीट था कि सामने वाले को उसका एग्जैक्ट मतलब समझ नहीं आया। यानी कि उसके आंसर में ज़रूरी जो डिटेल्स या फिर जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें मिसिंग थी, इसलिए कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो गई। यहाँ पर वेग का मतलब क्या था, अस्पष्ट, अनक्लियर और डिटेल्स की कमी वाला जवाब। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बोला ही नहीं, बल्कि बोला उसने, लेकिन ऐसी बात कही जो मतलब कि पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी और जिसे समझने के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन की और ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस तरीके से हमने समझा है कि वेग यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अब्लेज। अब्लेज का क्या मतलब होता है, जलता हुआ, आग की लिपटों में घिरा हुआ, धधकता हुआ, प्रज्वलित, चमकता हुआ, तेज रोशनी से जगमगाता हुआ, या फिर उत्साह या फिर भावना से भरपूर। ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स है। यानी कि अब्लेज का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरी तरीके से आग की लपटों में जलना या फिर बहुत ही तेज रोशनी से किसी चीज़ का चमकना। ये जो वर्ड है ना, वो सिर्फ छोटी सी आग के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ होता है जहाँ पर आपको जो है वो आग की लपटें जो है वो साफ साफ दिखाई देती है कि कहीं पर जो है वो मतलब कि आग लगी हुई है, तो उसे हम अब्लेज कहेंगे। लेकिन अब्लेज का जो यूज़ है वो सिर्फ रियल फायर के लिए ही यूज़ नहीं होता है। इंग्लिश में इसका फिगरेटिव यानी कि मतलब कि रूपक सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि फिगरेटिव सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका। यानी कि जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, एंगर या फिर किसी और स्ट्रॉन्ग इमोशन से भरा हुआ होता है, तब भी हम जो है वो अब्लेज का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अब्लेज के जो है वो 2 तरीके के सिचुएशंस को हम अब्लेज से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर इसके 2 मीनिंग्स होते हैं।
एक जो होता है वो लिटरल मीनिंग होता है अब्लेज का, कि जब कोई चीज़ मतलब कि आग में जल रही होती है, फ्लेम से घिरी हुई होती है, आग की लपटों से घिरी हुई होती है, तो उसे भी हम अब्लेज कहते हैं। और फिगरेटिवली हम अगर मीनिंग देखें तो जब कोई चीज़ बहुत ही तेज़ रोशनी से चमक रही हो, या फिर किसी इमोशन, एक्साइटमेंट या फिर एनर्जी से भरी हुई हो, तो उसके लिए भी हम जो है वो मतलब कि अब्लेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सोचो एक पुराना घर है जो कि पूरी तरीके से आग की लपटों में घिरा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, द हाउस इज़ अब्लेज। यानी कि सिर्फ इतना नहीं बताया जा रहा कि घर में आग लगी है, बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि घर जोर शोर से मतलब कि जोरों शोरों से जो है वो मतलब कि जल रहा है, बहुत ही मतलब कि धधक रहा है, इस तरीके से हमें बताया गया है। अब दूसरा सीन सोचो कि दिवाली की रात है मान लीजिए, और पूरा बाजार जो है वो मतलब कि लाइट से इतना ज़्यादा जगमगा रहा है कि हर तरफ मतलब कि चमक ही चमक है, रोशनी ही रोशनी है। तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या कह सकते हैं, द मार्केट वॉज अब्लेज विथ लाइट्स। यानी कि यहाँ पर कोई आग नहीं लगी है, यहाँ पर अब्लेज का क्या मतलब है कि बहुत ही तेज़ रोशनी है, बहुत ही कोई चमकता हुआ सीन है, आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कि शाइन कर रही है, ल्यूमिनस है, चमक रही है, तो उसे हम कहेंगे अब्लेज। ठीक है। इसी तरह अगर किसी की आंखों में, किसी के एक्सप्रेशन में एक्साइटमेंट है या फिर गुस्सा जो है वो साफ आपको दिखाई दे रहा है, तो भी हम जो है वो मतलब कि अब्लेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हिज आईज वर अब्लेज विद एक्साइटमेंट, यानी कि उसकी आंखों में जो है वो एक्साइटमेंट जो है वो साफ साफ झलक रही थी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अब्लेज यानी क्या होता है। और ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, बर्निंग, ब्लेजिंग या फिर ग्लोइंग। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है जल रहा होना, बर्निंग सिर्फ जलने के एक्शन को बताता है, जबकि अब्लेज जो है वो कोई चीज़ मतलब कि बहुत ज़ोर शोर से जल रही है, उसमें जो है वो फ्लेम्स है, यानी कि लपटें जो है वो उस चीज़ लपटों से घिरी हुई है बेसिकली, तो उसे हम जो है वो मतलब कि अब्लेज कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बर्निंग और अब्लेज में। ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड क्या आता है, ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब होता है बहुत ही तेज़ आग या फिर रोशनी के साथ जलना या फिर चमकना। ब्लेजिंग और जो अब्लेज है ये काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन अब्लेज अक्सर किसी चीज़ की स्टेट यानी कि जलती हुई या फिर चमकती हुई स्टेट को डिस्क्राइब करता है, जबकि ब्लेजिंग एक्शन या फिर इंटेंसिटी पर ज़्यादा फोकस करता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है ग्लोइंग। ग्लोइंग का मतलब होता है कि तेज़ रोशनी से चमकना। ग्लोइंग में जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आग होती ही है, कोई जब चीज़ मतलब कि अच्छे से मतलब कि उसमें शाइन होती है, चमक होती है, कोई चीज़ में लाइट होती है, तो उसको भी हम ग्लोइंग बोल सकते हैं। आग की वजह से कोई चीज़ ग्लो करती है ऐसा ज़रूरी नहीं है, जबकि अब्लेज में अक्सर फ्लेम्स होती है, लपटें होती है, इंटेंस ब्राइटनेस होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस का आइडिया होता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, तो सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी के साथ एंटोनिम्स को अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन जो है वो 3 वर्ड्स आते हैं, एक्सटिंग्विश, डार्क या फिर अनलिट। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का क्या मतलब होता है कि जिसकी आग जो है वो मतलब कि बुझा चुकी हो या फिर बुझ चुकी हो, यानी कि जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उससे क्या होता है कि आग बुझाई जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर यानी कि जो बुझाने वाला होता है। ठीक है। एक्सटिंग्विश में जो है वो आग जो है वो बुझाई जा चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है, जबकि अब्लेज में आग क्या होती है, तो जोर शोर से मतलब कि जल रही होती है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डार्क। डार्क का क्या मतलब होता है, बिना रोशनी के या फिर जहाँ पर अंधेरा होता है, जहाँ पर लाइट्स नहीं होती, उसे हम डार्क कहते हैं। अब्लेज का एक मीनिंग ये भी तो होता है ना कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा चमक है, बहुत ज़्यादा लाइट्स है, बहुत ज़्यादा ग्लो है, तो उसका ही अपोजिट हमने क्या लिया है, डार्क लिया है, जहाँ पर मतलब कि रोशनी नहीं है, अंधेरा है, इस सेंस में। तीसरा हमारा वर्ड है अनलिट। अनलिट का क्या मतलब होता है, जो जलाया या फिर रोशन किया गया ना हो। अनलिट में जो है वो ना ही तो आग होती है, ना ही रोशनी होती है, जबकि अब्लेज में चीज़ें जल रही होती है या फिर रोशनी से जगमगा रही होती है। तो ये डिफरेंसेस आपको क्लियर करते हुए चलने हैं। तो ये हमारे एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी के साथ अगर एग्जाम्पल को हम अगर मतलब कि डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द एंटायर बिल्डिंग वॉज अब्लेज आफ्टर द एक्सप्लोजन। ओके। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सेंटेंस का मतलब है कि एक्सप्लोजन के बाद जो है वो पूरी बिल्डिंग जो है वो आग की तेज़ लपटों में घिरी हुई थी और ज़ोर शोर से मतलब कि जल रही थी। यहाँ पर अब्लेज जो है वो सिर्फ इतना नहीं बताता कि बिल्डिंग में आग लग गई थी, बल्कि ये बताता है कि आग बहुत ही इंटेंस थी, कि पूरी बिल्डिंग को अपनी लपटों में ले चुकी थी, यानी कि बिल्डिंग के आसपास जो है वो आपको लपटें ही लपटें दिखेगी। इस तरीके का सीन जो है वो वहाँ पर हो रहा था। तो इसी वजह से अब्लेज जो है वो इस सिचुएशन की सीरियसनेस और इंटेंसिटी को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसलिए हमने जो है वो अब्लेज इस वर्ड का यूज़ किया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेन।
दोस्तों बेन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अभिशाप, विनाश का कारण, बड़ी बड़ी परेशानी, मुसीबत, लगातार कष्ट देने वाली कोई चीज़ या फिर जीवन की सबसे बड़ी समस्या। इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेन का यूज़ कर सकते हैं। बेन का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज़, ऐसी कोई आदत, ऐसा कोई इंसान या फिर ऐसी कोई कंडीशन जो किसी के लिए बार बार प्रॉब्लम पैदा करे और उसकी प्रोग्रेस में जो है वो रुकावट बने या फिर उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दे। दोस्तों ये सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि लगातार परेशानी मतलब कि देने वाली या फिर नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ हो सकती है। यानी कि जब कोई चीज़ हर बार आपको टेंशन देती है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, डिफ़िकल्टी का रीज़न बन जाती है आपके लिए, तो उसे छुटकारा पाना आपको जब मुश्किल लगता है तो तब हम जो है वो मतलब कि बेन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सोचो तुम्हारा लैपटॉप जो है वो हर दूसरे दिन हैंग हो जाता है, हर इंपॉर्टेंट काम के टाइम जो है वो वही प्रॉब्लम वापस आ जाती है, तो तुम कह सकते हो कि दिस लैपटॉप इज़ बेन ऑफ माई वर्क। यानी कि ये जो लैपटॉप है वो सिर्फ एक बार प्रॉब्लम नहीं दे रहा, बल्कि बार बार तुम्हारे काम में रुकावट बन रहा है। तो तुम्हारा वो जो लैपटॉप है वो क्या है कि तुम्हारे काम का बेन है, यानी कि तुम्हारे काम में जो है वो मुसीबत पैदा कर रहा है। या फिर किसी स्टूडेंट को जो है वो रोज़ सुबह जो है वो ट्रैफिक की वजह से स्कूल या फिर कॉलेज जाने के लिए जो है वो मतलब कि लेट होना पड़ता है। तो हैवी ट्रैफिक इज़ द बेन ऑफ हिज डेली रूटीन, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि ट्रैफिक उसकी रोज़ की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। या फिर इसी तरह अगर किसी इंसान की फसल जो है वो किसी इंसान की जो फसल है वो हर साल कीड़ों की वजह से ख़राब हो जाती है, तो कहा जा सकता है कि पेस्ट आर द बेन ऑफ द फार्मर्स। यानी कि कीड़े क्या होते हैं कि किसानों के लिए जो है वो लगातार नुकसान और परेशानी का कारण बनते हैं। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। यानी कि याद रखना है कि बेन का मतलब होता है कि कोई एक तरीके से परेशानी, कोई मुसीबत, कोई जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम जो है वो मतलब कि बेन का यूज़ कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, कर्स, स्काउर्ज या फिर मतलब कि मेनास। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कर्स। कर्स का क्या मतलब होता है? अभिशाप, श्राप जिसे हम कह सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ जो मतलब कि दुख या फिर नुकसान का कारण बने, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कर्स कहते हैं। ठीक है, कर्स में श्राप या फिर बैड लक का आइडिया हो सकता है, जबकि बेन ज़्यादातर किसी प्रैक्टिकल और लगातार परेशानी का रीज़न इस चीज़ को बताती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है स्काउर्ज। स्काउर्ज का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सफरिंग और डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। ठीक है, यानी कि जो मतलब कि तबाही का कारण बनती है। स्काउर्ज जो है वो अक्सर बड़े लेवल की प्रॉब्लम जैसे कि डिजीज़, कोई वॉर, कोई क्राइम, इनके लिए यूज़ होता है। जबकि जो बेन है वो पर्सनल या फिर जो जनरल लाइफ की हमारी जो लगातार कोई भी प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है, तो उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है मेनास। मेनास का क्या मतलब होता है? खतरा या फिर नुकसान पहुंचाने वाली चीज़। मेनास जो है वो फ्यूचर डेंजर या फिर थ्रेट को दिखाता है, जबकि बेन उस चीज़ को बताता है जो पहले से ही बार बार प्रॉब्लम्स पैदा कर रही हो। तो ये सारे हमारे क्या है? तो सिनोनिम्स है। अब अगर एंटोनिम्स की और डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, ब्लेसिंग, बेनिफिट या फिर बून। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का क्या मतलब होता है? वरदान या फिर फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें, उसे हम ब्लेसिंग कहते हैं। ब्लेसिंग क्या करती है? तो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है, जबकि बेन क्या करता है? ज़िंदगी को मुश्किल बनाता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। दूसरा वर्ड आता है बेनिफिट। बेनिफिट का क्या मतलब होता है? फ़ायदा या फिर लाभ, एडवांटेज, बेसिकली एक तरीके से फ़ायदा होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेनिफिट कहेंगे। बेनिफिट में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जबकि बेन में आपको जो है वो अक्सर परेशानी, नुकसान या फिर नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है बून। बून का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा या फिर बहुत ज़्यादा वरदान। बून जो है वो किसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल या फिर वैल्यूएबल होता है, जबकि बेन उसके अपोजिट होता है बिल्कुल, यानी कि लगातार तकलीफ और रुकावट का कारण बनना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बेन। और जो मतलब कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है, हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा देने वाला है, फिर वरदान है हमारे लिए, तो उसे हम बून कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, पोल्यूशन हैज़ बिकम द बेन ऑफ मॉडर्न सिटीज़। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है? इस सेंटेंस का मतलब है कि पोल्यूशन जो है वो आजकल के मॉडर्न शहरों की सबसे बड़ी और लगातार बढ़ती हुई प्रॉब्लम बन चुका है। ये सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत नहीं है, बल्कि लोगों की हेल्थ, इन्वायरमेंट और डेली लाइफ को बार बार प्रभावित करती है। यहाँ पर बेन का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि पोल्यूशन एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ ट्रबल बन गया है, जो हर रोज़ नुकसान और परेशानी का कारण बनता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि बेन यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्ट्रिंजेंट। दोस्तों स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, सख्त, कड़ी या फिर मतलब कि सख्ती से लागू किया गया, बहुत ही सख्त नियमों वाला, बिना ढील के, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्ट्रिंजेंट कहेंगे। यानी कि स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज, ऐसी कंडीशन, ऐसे स्टैंडर्ड्स या फिर ऐसे रिक्वायरमेंट्स जो बहुत ही सख्त होती है, या फिर जिनमें किसी भी तरीके की ढील या फिर मतलब कि लीनियंसी की गुजारिश ना हो, कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है, ऐसे नियमों का पालन हर हाल में करना ही पड़ता है, वरना पनिशमेंट, रिजेक्शन या फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो
आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्ट्रिंजेंट कहेंगे। यानी कि जब किसी रूल या फिर कंडीशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी हो और उसमें एक्सेप्शंस बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर हो, तो तब उसके लिए हम स्ट्रिंजेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सोचो किसी एग्जाम में हॉल में जो है वो कुछ रूल्स है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, 15 मिनट लेट हुए तो एंट्री नहीं मिलेगी, चीटिंग करते एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर रूल्स कैसे हैं, तो यहाँ पर रूल्स जो है वो सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं है बल्कि स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि उनमें किसी भी तरीके की ढील नहीं दी जा सकती। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका ही नुकसान होने वाला है। बताया ना, जैसे कि मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया तो आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, 15 मिनट लेट हुए तो एंट्री नहीं मिलेगी, चीटिंग करने की आपने अगर कोशिश की तो आपका एग्ज़ाम ही मतलब कि कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है, मान लीजिए कि किसी कंपनी में क्वालिटी चेक इतना सख्त है कि प्रोडक्ट की छोटी सी मिस्टेक पर भी उसे जो है वो मार्केट में भेजने की परमिशन नहीं मिलती है। तो ये स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। इसी तरह अगर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ही सख्ती से की जाए और हर पैसेंजर की डिटेल यानी कि थोरोली वेरीफाई किया जाए हर पैसेंजर को, तो उसे स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी मेजर कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंजेंट यानी क्या होता है। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, स्ट्रिक्ट, रिगरस या फिर सीवियर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्ट्रिक्ट। इसका मतलब होता है सख्त या फिर डिसिप्लिन को स्ट्रांगली फॉलो करने वाला। स्ट्रिक्ट किसी इंसान या फिर रूल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, जबकि स्ट्रिंजेंट जो है वो ज़्यादातर रूल्स के लिए, स्टैंडर्ड्स के लिए और रेगुलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि सख्ती को दिखाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अगला हमारा वर्ड आता है रिगरस। रिगरस का मतलब होता है बहुत ही थोरो, केयरफुल और सख्त, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिगरस कहेंगे। और तीसरा हमारा वर्ड आता है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है बहुत ही सख्त होना, बहुत ही कठोर होना। सीवियर जो है वो पनिशमेंट हो सकती है, सीवियर वेदर्स हो सकता है। सीवियर वेदर मतलब कि सीवियर कोई मतलब कि बहुत ही ख़राब मौसम हो सकता है, या फिर सीवियर कंडीशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये डिफरेंस आपको समझने हैं। ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम की ओर आए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, लेनिएंट, फ्लेक्सिबल या फिर रिलैक्स। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, लेनिएंट। लेनिएंट का क्या मतलब होता है, नरम या फिर आसानी से माफ़ कर देने वाला। लेनिएंट में जो है वो रूल्स को लेकर ढील जो है वो दी जा सकती है। अगर आपने कुछ गलत भी कर दिया तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। या फिर मान लीजिए कि जैसे कि हमने एग्ज़ाम वाला जो एग्जाम्पल देखा था कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो, आपके पास फ़ोन मिल गया तो आपको माफ़ कर दिया, 15 मिनट लेट आ गए तो आपको जो है वो मतलब कि एग्ज़ाम में बैठने दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लीनियंट में होती है। आपको जो है वो इसमें ढील दी जाती है बेसिकली। अगला वर्ड आता है फ्लेक्सिबल। इसका मतलब होता है जिसमें ज़रूरत के हिसाब से बदलाव या फिर एडजस्टमेंट की गुंजाइश होती है। आप जो है वो ज़रूरत के हिसाब से उसमें एडजस्ट कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, तो उसे हम जो है वो फ्लेक्सिबल कहते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ही होता है जो चीज़ लचीली हो, जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है अपने फ़ायदे के हिसाब से, तो उसे हम फ्लेक्सिबल कहेंगे। ठीक है। और लास्ट हमारा वर्ड आता है रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है कम सख्त होना या फिर ढीले नियम वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो रिलैक्स कहेंगे। इसमें बेसिकली किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो एंटोनिम्स थे। अब इसी के साथ अगर एग्जाम्पल को डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कंपनी फॉलोज स्ट्रिंजेंट सेफ्टी रेगुलेशंस। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि कंपनी सेफ्टी से जुड़े हुए रूल का बहुत ही सख्ती से पालन करती है। यहाँ पर स्ट्रिंजेंट बताता है कि सेफ्टी रेगुलेशन सिर्फ नाम के रूल्स नहीं है, बल्कि उन्हें बिना किसी ढील के फॉलो करना ज़रूरी है। अगर कोई एम्प्लॉय इन रूल्स को इग्नोर करता है या फिर उनका उल्लंघन करता है, उन्हें वायलेट करता है, तोड़ता है, तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। उसे जॉब से निकाला जा सकता है, उसे जो है वो मतलब कि उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, उसे फाइन दिया जा सकता है, कुछ भी। ओके, इसीलिए यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंजेंट कंपनी के बहुत ही सख्त और अनकॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि स्ट्रिंजेंट यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अबिस्मल। दोस्तों अबिस्मल का क्या मतलब होता है, बहुत ही बुरा, अत्यंत खराब, दयनीय, यानी कि बहुत ही मतलब कि निराशजनक, डिसअपॉइंट करने वाला, या फिर बेहद घटिया, शर्मनाक रूप से कोई चीज़ खराब होना, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम अबिस्मल कहेंगे। यानी कि अबिस्मल का मतलब होता है किसी चीज़ का इतना ज़्यादा खराब, बेकार या फिर डिसअपॉइंटिंग होना कि उसका लेवल बहुत ही नीचे हो। ये जो वर्ड है वो सिर्फ बैड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ बैड है तो मतलब कि वो ठीक है कि खराब है वो कोई चीज़, लेकिन वो कोई चीज़ अगर बहुत ही गिरी हुई है, बैड से भी बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसके लिए हम एबिस्मल का यूज़ करते हैं। जब कोई परफॉर्मेंस, किसी का रिजल्ट, क्वालिटी, सिचुएशन, उम्मीद से जो है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा खराब निकलती है, तब हम एबिस्मल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सोचो एक स्टूडेंट है जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करता और एग्ज़ाम में जो है वो सिर्फ 100 में से 5 मार्क्स लाता है, तो ये सिर्फ बैड रिजल्ट नहीं है बल्कि ये एबिस्मल रिजल्ट है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब है, खराब से भी खराब है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर तुम किसी रेस्टोरेंट में गए हो और वहाँ पर जो है वो आप खाना ऑर्डर करते हो तो आपको खाना ठंडा मिल
मिलता है, टेस्ट भी वहाँ का ख़राब मिलता है, या फिर जो सर्विस है वो भी आपको बहुत ज़्यादा स्लो मिलती है, तो तुम कह सकते हो द सर्विस वॉज अबिस्मल, यानी कि सर्विस इतनी बुरी थी कि कस्टमर का एक्सपीरियंस ही ख़राब हो गया, इस तरीके से। इसी तरह अगर किसी क्रिकेट टीम का जो परफॉर्मेंस है वो इतना ख़राब हो कि वो बहुत ही कम स्कोर पर ऑल आउट हो जाए, तो कहा जा सकता है द टीम्स परफॉर्मेंस वॉज अबिस्मल। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अबिस्मल का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ बैड नहीं होता, क्योंकि बैड का तो मतलब होता है कोई चीज़ खराब है, कि कोई चीज़ मतलब कि नॉर्मली ख़राब है। लेकिन अबिस्मल तब यूज़ होता है जब क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा घटिया होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे दर्जे की होती है, तो उसे हम अबिस्मल कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, मान लीजिए कि किसी के जो है वो 70 में से 55 मार्क्स आए हैं, तो शायद ये एवरेज या फिर ओके ओके हो सकते हैं, इसे हम बुरा कहेंगे, ठीक है। ऐसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है भाई, ठीक ठाक आए हैं। लेकिन अगर किसी को 70 में से 2 ही मार्क्स आए हैं, तो ये होता है अबिस्मल परफॉर्मेंस। अब यानी कि आप कंपैरिजन देखिए कि 70 में से 2 मार्क्स जो है वो आना कितना ज़्यादा घटिया या फिर कितना ज़्यादा बुरा लग सकता है, तो उसे हम कहेंगे अबिस्मल, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, टेरिबल, ऑफुल या फिर ड्रेडफुल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, बहुत ही खराब। ओके, टेरिबल जो है वो किसी भी बहुत ही बुरी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि अबिस्मल जो है वो खासकर किसी चीज़ की क्वालिटी, परफॉर्मेंस या फिर स्टैंडर्ड के बहुत ही नीचे होने को हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है बहुत ही बुरा या फिर बहुत ही अनप्लेजेंट। ऑफुल जो है वो जनरल नेगेटिव सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है ड्रेडफुल। इसका मतलब होता है बहुत ही खराब, बहुत ही निराशजनक, जिसे सुनकर, जिसे देखकर आप जो है वो डिसअपॉइंट हो जाओ, आप जो है वो मतलब कि ऐसा लगे आपको कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, इस तरीके से, तो उसे हम ड्रेडफुल कहते हैं। ड्रेडफुल किसी भी बुरी चीज़ के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर आए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग या फिर सुपर्ब। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का क्या मतलब होता है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार, ठीक है। एक्सीलेंट बेसिकली किसी चीज़ की हाईएस्ट क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है, जबकि अबिस्मल क्या करता है, लोएस्ट क्वालिटी को दिखाता है। अगला वर्ड आता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बहुत ही बेहतरीन, सबसे अलग, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग हम उसे कहेंगे, यानी कि एक्सीलेंस को दिखाया जाता है आउटस्टैंडिंग में। तीसरा हमारा वर्ड आता है सुपर्ब। सुपर्ब का क्या मतलब होता है, लाजवाब, बहुत ही उम्दा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो सुपर्ब में क्या होता है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जबकि एबिस्मल में क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ये भी डिफरेंस, ये भी सारे जो डिफरेंसेस है, जो भी मीनिंग्स है, आपको समझते हुए चलना है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा वर्ड हम किस सेंस में कब यूज़ करेंगे। अब ये हमारे एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द टीम्स परफॉर्मेंस इन द फाइनल मैच वॉज अबिस्मल। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि फाइनल मैच में टीम ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी। यहाँ पर अबिस्मल सिर्फ इतना नहीं बताता कि टीम अच्छा नहीं खेली, बल्कि ये दिखाता है कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा नीचे था, यानी कि लोग जो है वो देखकर निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, इस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस मतलब कि दिया था। बुरी खेलने वाली टीम जो है वो थोड़ा सा मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा बुरा खेलेगी, लेकिन इन्होंने इतना घटिया खेला कि लोग जो है वो डिसअपॉइंट होने लग गए, यानी कि टीम ने शायद बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, अच्छे स्कोर नहीं बनाए या फिर बहुत ही बुरी तरीके से हार गई, इसलिए हमने ये जो वर्ड है वो यूज़ किया है। इसीलिए यहाँ पर अबिस्मल टीम के लिए एक्सट्रीम मतलब कि एक्सट्रीमली पुअर, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस को हमने जो है वो स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि अबिस्मल यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कार्नेज। कार्नेज का क्या मतलब होता है, कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार या फिर भीषण हत्या, भारी रक्तपात, यानी कि जनसंहार कह सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी तबाही, भयानक विनाश, बड़े पैमाने पर जो है वो जान माल का नुकसान करना, तो उसे हम कार्नेज कहेंगे। कार्नेज का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों या फिर जानवरों की हिंसापूर्ण मौत हो जाती है, या फिर जहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही होती है, खून खराबा होता है कि सीन बहुत ही विनाशकारी लग रहा होता है, यानी कि हम देख नहीं सकते ऐसी चीज़ को, उस तरीके का, ठीक है। ये वर्ड जो है वो किसी आम एक्सीडेंट या फिर 2-3 लोगों के लिए, 1-2 लोगों के लिए यूज़ नहीं होता। जब किसी वॉर, टेररिस्ट अटैक, रायट, एक्सप्लॉइजन, नेचुरल डिजास्टर या फिर किसी वायलेंट इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा जब जान और माल का मतलब कि चीज़ों का नुकसान होता है, किसी की जान का नुकसान होता है और हर तरफ मतलब कि तबाही फैल जाती है, तब इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कार्नेज का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कार्नेज सिर्फ डेथ को नहीं बल्कि उस इंसिडेंट की इंटेंसिटी और बड़े लेवल की तबाही को भी एक्सप्रेस करता है। जैसे कि सोचो
सोचो किसी बैटल फील्ड में लड़ाई खत्म होने के बाद हर तरफ जो है वो तबाही तबाही है, बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए, पूरा एरिया जो है वो विनाश का शिकार हो चुका है, पूरी तरीके से जो है वो मतलब कि हर तरफ जो है वो लोग लहूलुहान हो चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन को देखकर कहा जा सकता है द बैटल फील्ड वॉज फील्ड विद कार्नेज, यानी कि जो बैटल फील्ड है वो वहाँ पर जो है वो जब लड़ाई, यानी कि वहाँ पर सिर्फ लड़ाई नहीं हुई बल्कि बहुत ही बड़े पैमाने पर खून खराबा भी हुआ है, तबाही भी हुई है इस तरीके से। या फिर किसी बहुत ही बड़े एक्सप्लॉयजन के बाद जो है वो बिल्डिंग्स टूट गई है, कई लोगों की जान चली गई है, रेस्क्यू टीम्स जो है वो हर तरफ काम कर रही है। तो न्यूज़ में कहा जा सकता है द एक्सप्लॉयजन कॉज्ड वाइड स्प्रेड कार्नेज, यानी कि यहाँ पर कार्नेज बताता है कि इंसिडेंट ने क्या किया कि बहुत ही विनाशकारी और जानलेवा नुकसान पहुंचाया इस तरीके से। लेकिन दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी एक इंसान की डेथ को हम जो है वो कभी भी कार्नेज नहीं कहेंगे। कार्नेज जो है वो तब यूज़ होता है जब बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे जो जानवर है वो वायलेंट तरीके से मारे गए हो, जानबूझकर होशो हवास में मारे गए हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे बहुत बड़े लेवल पर जब डिस्ट्रक्शन होता है तो उसके लिए हम जो है वो कार्नेज का यूज़ कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इनके सिनोनिम्स की तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, मसैकर, स्लॉटर या फिर ब्लड शेड। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, मसैकर। मसैकर का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोगों की निर्दयी और जानबूझकर की गई हत्या। जहाँ पर आप जो है वो जानबूझकर, यानी कि आपको पता होते हुए जब किसी की हत्या कर देते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मसैकर कहेंगे। मसैकर जो है वो जानबूझकर किलिंग पर फोकस करता है, जबकि कार्नेज जो है वो ओवरऑल खून खराबे पर भी मतलब कि फोकस कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है स्लॉटर। स्लॉटर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बड़ी संख्या में लोग या फिर जानवरों की हत्या करना या फिर बलि देना। बेसिकली स्लॉटर जो है वो किलिंग के एक्शन को दिखाता है, जानबूझकर किसी को मारा जाता है। जैसे कि स्लॉटर हाउस होता है जहाँ पर जो है वो मतलब कि जैसे कि मतलब कि जो बकरियाँ होती है या फिर जो मतलब कि मुर्गियाँ होती है उन्हें काटा जाता है, मतलब कि ये हमारे जैसे कि खाने पीने के लिए वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो उसे हम स्लॉटर हाउस कहते हैं, जहाँ पर मतलब कि कसाई खाना जिसे कहा जाता है तो उसे हम स्लॉटर हाउस कहते हैं। और स्लॉटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को काट देना, बेसिकली किसी जीवित यानी कि जिसमें जान होती है ऐसी किसी चीज़ को, ठीक है। जानवर या फिर इंसान कोई भी हो सकता है, तो उसे हम स्लॉटर करना कहते हैं, जानबूझकर मार देना। आखिरी हमारा वर्ड आता है सिनोनिम्स में ब्लड शेड। इसका क्या मतलब होता है कि हिंसा के कारण बहुत ज़्यादा खून खराबा और जान का नुकसान करना, तो उसे हम ब्लड शेड कहते हैं। रक्तपात जिसे हम कहेंगे, खून की नदियाँ बहा देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लड शेड हम उसे कहेंगे। ब्लड शेड बेसिकली जो है वो वायलेंट किलिंग को हाईलाइट करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, पीस, हार्मनी या फिर सेफ्टी। ये सारे उसके क्या है, तो अपोजिट वर्ड्स हैं, उल्टे वर्ड्स हैं। पीस का क्या मतलब होता है, शांति है, जहाँ पर हिंसा नहीं है, जहाँ पर किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं है, उसे हम कहेंगे पीस, ठीक है। पीस में क्या होता है, सुरक्षा होती है, सुकून होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला वर्ड आता है हार्मनी। हार्मनी का क्या मतलब होता है, मेल जोल या फिर शांतिपूर्ण स्थिति होना, तो उसे हम हार्मनी कहते हैं, ठीक है। हार्मनी में जो है वो लोग आपस में जो है वो शांति से रहते हैं, भाईचारा होता है, बेसिकली एक तरीके से मित्रता होती है आपस में, तो उसे हम हार्मनी कहेंगे, सौहार्द की भावना। तीसरा हमारा वर्ड आता है सेफ्टी। सेफ्टी का क्या मतलब होता है, सुरक्षा होना, खतरे से मुक्त होना। सेफ्टी में जो है वो जान और संपत्ति मतलब कि कैसी रहती है, सुरक्षित रहती है। जबकि हमारा जो वर्ड है कार्नेज, उसमें जो है वो माल और जान दोनों का खतरा होता है, यानी कि दोनों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये सारे हमारे एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने पीस, हार्मनी या फिर सेफ्टी जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द वॉर लेफ्ट बिहाइंड अनइमेजिनेबल कार्नेज। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि युद्ध के बाद इतनी ज़्यादा तबाही और जान माल का नुकसान हुआ कि उसकी कल्पना भी करना मुश्किल था। यहाँ पर कार्नेज जो है वो सिर्फ लोगों की मौत को ही नहीं दिखाता, बल्कि पूरे एरिया में जो फैली हुई हिंसा थी, डिस्ट्रक्शन था, जो विनाश था, उसको डिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कार्नेज यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अधेयर। अधेयर का क्या मतलब होता है, पालन करना, दृढ़ता से किसी की बात को मानना, उससे चिपके रहना, अनुसरण करना, नियमों का पालन करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधेयर कहेंगे। अधेयर का मतलब होता है किसी रूल, लॉ, प्रॉमिस, प्रिंसिपल, बिलीफ या फिर इंस्ट्रक्शन को पूरी ईमानदारी के साथ लगातार फॉलो करना। इसका एक और मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से चिपक जाना। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो वर्ड है वो सबसे ज़्यादा रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करने के सेंस में ही हम यूज़ करते हैं। जो दूसरा हमारा मीनिंग है चिपके रहने वाला, वो मतलब कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। जब कोई इंसान किसी नियम या फिर अपने सिद्धांत से मतलब कि बिना हिले, बिना तोड़े, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए जुड़ा रहता है, तब कहा जा सकता है कि वो अध्ययन करता है, वो फॉलो करता है। यानी कि अध्ययन का क्या मतलब होता है, सिर्फ किसी बात को मानना नहीं बल्कि उस पर लगातार अमल करना, उसे जो है वो अपने एक्शंस में भी लाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अध्ययन करना कहेंगे, ठीक है। जैसे कि सोचो स्कूल में रूल है कि सारे स्टूडेंट जो है वो उनको यूनिफॉर्म पहनकर आना कंपलसरी है, और एक स्टूडेंट जो है वो रोज़ किसी बिना बहाने के
कि मतलब कि यूनिफॉर्म पहन कर आता है, उस वो मतलब कि कभी कोई बहाना नहीं देता, तो वो क्या कर रहा है कि स्कूल के हर नियम को मतलब कि फॉलो कर रहा है। तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि ही ऑलवेज अडियर्स टू द स्कूल रूल्स, यानी कि वो सिर्फ रूल जानता नहीं है बल्कि उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो भी करता है, उनके मतलब कि आदर सम्मान भी करता है रूल्स का, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, ओबे, फॉलो या फिर कंप्लाई। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ओबे। ओबे का क्या मतलब होता है, किसी ऑर्डर या फिर किसी नियम रूल को जो है वो उसका पालन करना, तो उसे हम ओबे कहते हैं, ठीक है। ओबे अक्सर जो है वो अथॉरिटी के ऑर्डर्स को मानने को दिखाता है, जबकि अधेयर रूल्स, प्रिंसिपल्स, एग्रीमेंट्स या फिर गाइडलाइंस को मतलब कि कंसिस्टेंटली फॉलो करने पर ज़्यादा जोर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है फॉलो। फॉलो का क्या मतलब होता है, किसी इंस्ट्रक्शन, एडवाइस या फिर डायरेक्शन का पालन करना, तो उसे हम जो है वो फॉलो करना कहते हैं, ठीक है, उसका अनुसरण करना, उसे फॉलो करना कहेंगे। तीसरा हमारा वर्ड आता है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है रूल्स, लॉज या फिर रिक्वेस्ट के अनुसार काम करना। कंप्लाई जो है वो अक्सर ऑफिशियल रूल्स या फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स को मानने को दिखाता है, जबकि अदर बिलीव्स, प्रिंसिपल्स या फिर जो पर्सनल कमिटमेंट्स होती है उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स की ओर आए तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, जिनमें हमने यानी कि कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास, इग्नोर है, डिसओबे है या फिर वायलेट है। इग्नोर का क्या मतलब होता है, नज़रअंदाज कर देना, किसी चीज़ को अवॉइड कर देना, टाल देना, ठीक है। इनमें क्या होता है इग्नोर में कि हम जो है वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान नहीं देते या फिर उसका पालन नहीं करते, तो उसे हम इग्नोर कह सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिसओबे। डिसओबे का मतलब होता है कि किसी रूल या फिर ऑर्डर का उल्लंघन करना, ठीक है, उसे मतलब कि ना मानना, उसे हम डिसओबे कहेंगे। डिसओबे में इंसान क्या करता है, इंसान जानबूझकर या फिर मतलब कि बिना माने रूल्स को जो है वो तोड़ देता है, तो उसे हम डिसओबे कहेंगे। और हमारा तीसरा वर्ड आता है वायलेट। वायलेट का क्या मतलब होता है कि किसी नियम, कानून या फिर रूल, एग्रीमेंट को तोड़ देना, बेसिकली उसका उल्लंघन करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वायलेट कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो एंटोनिम्स थे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट अडेयर टू द कंपनीज सेफ्टी गाइडलाइंस, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि कंपनी के हर कर्मचारी को सेफ्टी से जुड़े सभी गाइडलाइंस को पूरी ईमानदारी और लगातार पालन करना ज़रूरी है। यानी कि अध्ययन सिर्फ रूल्स को जानने की बात नहीं करता है, बल्कि उन्हें हर सिचुएशन में कंसिस्टेंटली फॉलो करने की बात करता है। अगर कोई एम्प्लॉय इन गाइडलाइंस को इग्नोर करे या फिर उनका उल्लंघन करे तो एक्सीडेंट्स या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है। यानी कि यहाँ पर अध्ययन का क्या मतलब है कि कंपनी के सेफ्टी रूल्स को स्ट्रिक्टली और रिस्पॉन्सिबली फॉलो करने का आइडिया यहाँ पर अध्ययन से एक्सप्रेस हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अध्ययन यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एब्सटेन। दोस्तों एब्सटेन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ से परहेज करना, दूर रहना, खुद को रोक लेना, किसी चीज़ से दूर रहना, उसमें जो है वो हिस्सा ना लेना या फिर जानबूझकर किसी काम को ना करना। तो इन सारे सेंस में हम जो है वो एब्सटेन का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एब्सटेन का मतलब होता है कि किसी काम को जानबूझकर ना करना या फिर किसी चीज़ से खुद को रोक लेना, खासकर जब तुम्हारे पास वो काम करने का मौका हो तब। तो ये किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से, अपने प्रिंसिपल या फिर किसी खास वजह से लिया गया डिसीजन होता है। जब आप जो है वो अपने आप को किसी चीज़ से दूर कर लेते हो, किसी चीज़ से परहेज करने लगते हो, तो उसे हम एब्सटेन कहते हैं। यानी कि अगर तुम कोई काम कर सकते हो लेकिन तुम जानबूझकर उसमें हिस्सा नहीं लेते या फिर उससे दूर रहने का फैसला करते हो, तो उसे हम एब्सटेन कहते हैं। तो ओके, टू डेलिबरेटली चूज नॉट टू डू समथिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एब्सटेन, यानी कि जानबूझकर कोई काम को ना करने का फैसला करना। जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स जो है वो मतलब कि जंक फूड खा रहे होते हैं, ठीक है, और तुम जो है वो मतलब कि तुम भी खा सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, लेकिन हेल्थ की वजह से तुम जो है वो मना कर देते हो। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, जंक फूड से एब्सटेन कर रहे हो, परहेज कर रहे हो, दूर रह रहे हो। या फिर मान लीजिए कि क्लास में वोटिंग हो रही है क्लास मॉनिटर सिलेक्ट करने की, तो सब स्टूडेंट जो है वो वोट देते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो डिसाइड करता है कि वो किसी को भी वोट नहीं देगा, तो ही एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, यानी कि उसने जो है वो वोट देने का मौका होते हुए भी वो मतलब कि छोड़ दिया, जानबूझकर जो है वो वोट नहीं दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं कि एब्सटेन यानी क्या होता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, रिफ्रेन, अवॉइड या फिर डेजिस्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है खुद को किसी काम से रोक लेना,
यानी कि रिफ्रेन में एब्सटेन का जो मीनिंग है, रिफ्रेन और एब्सटेन का मीनिंग ये काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन एब्सटेन का जो यूज़ है वो वोटिंग, अल्कोहल, फूड या फिर जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ से दूर रहने के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है अवॉइड। अवॉइड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ से बचना। तो उसमें उसके लिए हम जो है वो अवॉइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अवॉइड में सिर्फ बचने की बात होती है, जबकि एब्सटेन में जानबूझकर सेल्फ कंट्रोल दिखाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है डेजिस्ट। डेजिस्ट का मतलब होता है किसी काम को मतलब कि करना बंद कर देना, उस काम को करना ही बंद कर देना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डेजिस्ट कहेंगे। डेजिस्ट जो है वो ऑनगोइंग एक्शन को, यानी कि जो एक्शन चल रहा होता है उसको रोकने पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे क्या है? तो ये हमारे सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मतलब कि 3 वर्ड्स हैं, पार्टिसिपेट, इंडल्ज या फिर एंगेज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का क्या मतलब होता है? किसी एक्टिविटी में भाग लेना, हिस्सा लेना। बेसिकली पार्टिसिपेट में क्या होता है? इंसान एक्टिवली मतलब कि शामिल होता है किसी चीज़ में, उसे हम पार्टिसिपेट करना कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलकर आनंद लेना या फिर उसमें शामिल होना, ठीक है। इंडल्ज में इंसान जो है वो एक्टिवली सारी चीज़ें करता है, अपनी मर्जी से करता है, तो उसे हम इंडल्ज होना कहते हैं, ठीक है। जबकि एब्सटेन में वो जो मतलब कि इंसान होता है वो एक्टिविटी से दूर भागता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है एंगेज। एंगेज का मतलब होता है किसी काम या फिर एक्टिविटी में एक्टिवली जुड़ना, तो उसे हम एंगेज कहते हैं। एंगेज में बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि एब्सटेन में जो है वो डेलिब्रेट, जानबूझकर नॉन इन्वॉल्वमेंट होती है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने पार्टिसिपेट, इंडल्ज या फिर एंगेज जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल फॉर अ ईयर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? कि उसने 1 साल तक अल्कोहल ना पीने का जानबूझकर फैसला किया। यहाँ पर एब्सटेन का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि वो अल्कोहल पी सकता था, लेकिन हेल्थ, पर्सनल बिलीव्स या फिर किसी और वजह से उसने क्या किया कि खुद को जो है वो उस चीज़ से दूर रखने का डिसीजन लिया, या फिर जानबूझकर ऐसा किया। कर तो सकता था वो, लेकिन जानबूझकर उसने ऐसा किया, ठीक है। तो यानी कि एब्सटेन यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है, और हमारी जो कॉन्शियस चॉइस है, यानी कि पूरी होशो हवास में जो उसने मतलब कि अपना डिसीजन लिया है, उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है वो एब्सटेन का यूज़ किया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेगेट। दोस्तों बेगेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को उत्पन्न करना, किसी चीज़ को जन्म देना, पैदा करना, किसी चीज़ का कारण बनना, ठीक है, या फिर उत्पत्ति का कारण होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेगेट हम उसे कहेंगे। बेगेट का मतलब होता है किसी चीज़ का दूसरी चीज़ को जन्म देना, पैदा करना या फिर उसका कारण बनना। ये वर्ड जो है वो 2 तरीके से यूज़ होता है। एक तो इसका होता है लिटरल मीनिंग, यानी कि किसी बच्चे को जन्म देना। ये क्या है? तो इसका एक्चुअल यानी कि लिटरल मीनिंग है। ये जो है वो आजकल जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हम बॉर्न यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1926, ऐसा हम जो है वो मतलब कि बॉर्न इस वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड है ना बेगेट, इस सेंस में यानी कि जन्म देने के सेंस में कहाँ पर यूज़ होता है? तो आपको लिटरेचर में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, पोएम्स में, नॉवेल्स में। और यानी कि वर्ड को जो है वो मतलब कि वर्ड की ब्यूटी के लिए आपको जो है वो ज़्यादा यूज़ होता हुआ कहाँ पर मिलेगा? तो आपको लिटरेचर में मिलेगा। लेकिन फिगरेटिव मीनिंग अगर इसका देखा जाए, तो इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हम मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, तो इसका मीनिंग होता है कि किसी सिचुएशन को, किसी इमोशन को या फिर किसी इवेंट का जो है वो किसी और चीज़ को जन्म देना या फिर उसका रीज़न बनना, तो उसके लिए हम जो है वो मतलब कि बेगेट का यूज़ करते हैं। यानी कि जब एक चीज़ नेचुरली किसी दूसरी चीज़ को पैदा करे या फिर उसकी वजह बन जाए, तब उसका यूज़ जो है वो मतलब कि बेगेट का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो एक छोटा सा झूठ बोल दिया। अब उस झूठ को छुपाने के लिए जो है वो आपको और ज़्यादा झूठ बोलने पड़े, यानी कि 1 lie begets another lie। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक झूठ ने जो है वो बहुत सारे झूठ को जो है वो जन्म दिया, या फिर एक झूठ की वजह से मतलब कि आपको बहुत सारा झूठ मतलब कि बोलना पड़ा। एक झूठ जो है वो दूसरे झूठ को जन्म देता है, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि अगर किसी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो अनफेयर मतलब कि बिहेवियर किया जाए, तो धीरे धीरे जो है वो उनके अंदर गुस्सा और मतलब कि नफरत पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? अनफेयर ट्रीटमेंट बेगेट्स रिसेंटमेंट, यानी कि अनफेयर ट्रीटमेंट जो है वो रेसेंटमेंट यानी कि नाराज़गी का कारण बनता है। यानी कि अनफेयर ट्रीटमेंट क्या करता है? कि लोगों में रेसेंटमेंट यानी कि नाराज़गी पैदा करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि बेगेट का या तो मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, किसी चीज़ को जन्म देना। यानी कि यहाँ पर पहला मतलब कि क्या बताया गया है कि बेगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नेचुरली जो है वो मतलब कि जन्म देना या फिर उत्पन्न करना। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, प्रोड्यूस, जनरेट या फिर कॉज। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को पैदा या फिर उत्पन्न करना। प्रोड्यूस जो है वो किसी भी रिजल्ट या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो सकता है, जबकि बेगेट अक्सर आइडियाज़ के लिए, इमोशंस के लिए या फिर सिचुएशंस को नेचुरली जन्म देने के लिए हम जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है जनरेट। जनरेट का मतलब होता है पैदा करना, क्रिएट करना। जनरेट का यूज़ जो है वो एनर्जी के लिए, आइडियाज़ के लिए, डेटा के लिए, इन सारी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है कॉज। कॉज का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का रीज़न बनना। ठीक है, कॉज एक क्या है, तो जनरल वर्ड है, जबकि बेगेट में एक चीज़ का दूसरी चीज़ को जन्म देने का आइडिया जो है वो ज़्यादा होता है, कि एक चीज़ से जो है वो दूसरी चीज़ मतलब कि अपने आप जो है वो मतलब कि पैदा हो रही है या फिर उसका रीज़न बन रही है। ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, प्रिवेंट, स्टॉप या फिर सप्रेस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रिवेंट। प्रिवेंट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को होने से रोक देना, उसे हम प्रिवेंट कहते हैं। प्रिवेंट में क्या किया जाता है कि किसी चीज़ का परिणाम, किसी चीज़ का जो रिजल्ट होता है ना, उसको हम रोक देते हैं, पूरी तरीके से स्टॉप कर देते हैं, तो उसे हम प्रिवेंट कहेंगे। अगला हमारा वर्ड खुद स्टॉप आता है, तो स्टॉप का मतलब क्या है कि किसी प्रोसेस या फिर एक्शन को रोक देना। स्टॉप किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने नहीं देता। बेसिकली अगर आप किसी भी चीज़ को रोक रहे हो, तो जनरल सेंस में एक जनरल वर्ड के तौर पर हम स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा हमारा वर्ड आता है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दबाना या फिर उभरने से रोकना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सप्रेस कहेंगे। सप्रेस में बेसिकली ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, तो एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, सक्सेस ऑफन बेगेट्स सक्सेस। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया गया है। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक सक्सेस अक्सर दूसरी सक्सेस का रास्ता खोल देती है। जब किसी इंसान को पहली बार सफलता मिलती है, तो उसका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ उसे मिलती है, और फ्यूचर में जो है वो और भी ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस जो है वो मतलब कि और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बेगेट का क्या मतलब था, जन्म देना, कारण बनना। इसीलिए सेंटेंस का आइडिया ही सक्सेस एक नेचुरली दूसरे मतलब की सक्सेस को पैदा करती है। इस तरीके से हमने समझा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बेगेट्स यानी क्या होता है। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए आज के हमारे आखिरी वर्ड की, तो वो वर्ड हमारा आता है सप्रेस। दोस्तों सप्रेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दबाना, रोकना, नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोल करना, छुपाना, शांत करना या फिर उभरने से रोकना, किसी चीज़ को बाहर आने से रोक लेना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सप्रेस करना कहते हैं। सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को जानबूझकर दबाना, कंट्रोल कर लेना, बाहर आने से रोक देना। ये किसी इमोशन के लिए, फीलिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, आवाज़ के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटी के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जब कोई चीज़ होना या फिर बाहर आना चाहती हो, लेकिन कोई इंसान या फिर अथॉरिटी उसे फोर्सफुली या फिर मतलब कि होशो हवास में रोक देता है, तब उसे सप्रेस हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि तुम मीटिंग में हो और तुम्हें जो है वो बहुत ही ज़ोरों से हंसी आ रही है, और तुम जो है वो अपनी हंसी को रोक रोक कर बैठे हुए हो, यानी कि तुम क्या कर रहे हो कि अपने लाफ्टर को जो है वो सप्रेस कर रहे हो। या फिर मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट ने जो है वो लोगों को मतलब कि प्रोटेस्ट करने से रोक दिया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द गवर्नमेंट सप्रेस द प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट को क्या कर दिया गया, तो फोर्सफुली आगे बढ़ने से रोक दिया गया। या फिर इसी तरह अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपने आप का गुस्सा जो है वो अपने आप का मतलब कि जो गुस्सा है वो दिखाने के बजाय कंट्रोल कर लेता है, तो कहा जा सकता है कि ही सप्रेस्ड हिज एंगर, यानी कि उसने अपने गुस्से को मतलब कि बाहर आने से, यानी कि गुस्से को फूटने से जो है वो रोक दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है कि सप्रेस का मतलब हाइड करना नहीं होता है, क्योंकि हाइड करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को छुपा लेना। लेकिन सप्रेस का मतलब होता है कि कोई चीज़ बाहर आना चाहती है, उसको दबा लेना, उसे एक्सप्रेस होने से रोक देना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि रिया के पास एक डायरी है, रिया नाम की कोई लड़की है, उसके पास एक डायरी है और उस डायरी को उसने क्या किया कि अलमारी में छुपा दिया। तो ये तो होता है भाई हाइड करना, कि किसी चीज़ को आप जो है वो फिजिकली छुपा रहे हो, यानी कि डायरी क्या की गई, छुपाई गई। लेकिन मान लीजिए कि रिया को जो है वो रोना आ रहा है, लेकिन उसने जो है वो अपने आंसू रोक लिए, वो जो है वो मतलब कि आंसू बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन उसने जो है वो उन आंसुओं को दबा लिया या फिर मतलब कि क्या कर लिया, छुपा लिया। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सप्रेस करना, यानी कि शी सप्रेस्ड हर टीयर्स, मतलब कि उसने क्या किया कि अपनी फीलिंग्स को बाहर आने से रोक दिया। इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो सप्रेस यूज़ किया है। जैसे कि हमने डायरी वाला एग्जाम्पल देखा था, तो हमें किस तरीके से डिफरेंस समझना है हाइड और सप्रेस में, कि हमने जो है वो डायरी छुपा ली। अब डायरी जो है वो खुद से बाहर आने की कोशिश करेगी क्या, नहीं करेगी, उसे आप निकालोगे तभी वो बाहर आएगी। लेकिन हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, हम कितना भी छुपा ले वो दिखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उन्हें दबाते हैं ना, तो उसके लिए हम जो है वो सप्रेस यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि हाइड और सप्रेस में क्या डिफरेंस है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, रिस्ट्रेन, इनहिबिट या फिर रिप्रेस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल या फिर सीमित करना, किसी चीज़ को जो है वो कंट्रोल में रखना, तो उसे हम रिस्ट्रेन कहते हैं। अगला वर्ड आता है इनहिबिट। इसका मतलब होता है कि किसी एक्शन या फिर प्रोसेस को धीमा कर देना, कम कर देना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनहिबिट। बेसिकली इसमें जो है वो किसी चीज़ की ग्रोथ को कम कर दिया जाता है, तो उसे इनहिबिट कहा जाता है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है रिप्रेस। रिप्रेस का क्या मतलब होता है, फीलिंग्स या फिर डिज़ायर्स को अंदर ही दबा देना। रिप्रेस जो है वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल इमोशंस के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमारे इमोशंस को, जब हमारी फीलिंग्स या फिर जो भावनाएं होती हैं उनको दबा दिया जाता है, तो तब हम जो है वो रिप्रेस इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन जो है वो 3 वर्ड्स आते हैं। सबसे पहला है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स या फिर अपने थॉट्स को खुलकर बताना। एक्सप्रेस यानी कि जाहिर करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेस करना कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है रिवील। रिवील का मतलब होता है छुपी हुई बात को सामने लाना, यानी कि खुलासा करना बेसिकली किसी चीज़ को, तो किसी चीज़ का सॉरी, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवील करना हम उसे कहेंगे। तीसरा हमारा वर्ड आता है एनकरेज। एनकरेज का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। बेसिकली एनकरेज में जो है वो किसी चीज़ की ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, रोका नहीं जाता, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनकरेज करना कहेंगे। और अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, ही ट्राई टू सप्रेस हिज एंगर ड्यूरिंग द मीटिंग। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मीटिंग के दौरान उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को दिखाने के बजाय कंट्रोल किया। यहाँ पर सप्रेस का क्या मतलब है, गुस्से को ख़त्म कर देना नहीं है, बल्कि उसे बाहर आने से, एक्सप्रेस होने से दबा लेना, रोक लेना। इस तरीके से हमने जो है वो समझा है कि मतलब कि सप्रेस का मतलब क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि सप्रेस यानी क्या होता है और कैसे इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे वर्ड्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।